आप जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ये लेसन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो लेजर के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। देखो लेजर में जब मैं जाऊंगा तो दो चीजों के बारे में हम बार बार पढ़ेंगे। एक होता है दोस्तों ग्राउंड स्टेट और एक होता है एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे दोस्तों एटम होंगे। अब वो क्या करेंगे पता है, यहां से यहां पे आएंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोन। अब यहाँ पे वो जैसे ही आएंगे पर वो यहाँ पे ज्यादा देर स्टेबल नहीं रहेंगे। फिर वो यहाँ पे आप बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे हम एक स्टेज और पढ़ेंगे जिस स्टेट का नाम है दोस्तों मेटा स्टेबल स्टेट। तो ये भी हम पढ़ने वाले। तो ये तीन चीजों में चीजें चलेगी। यहाँ पे हमारा एटम पूरी तरह से क्या रहेगा दोस्तों, स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम यही टॉपिक में पूरा का पूरा हर एक टॉपिक, अगर आप कोई भी लेजर पढ़ने जाओगे तो इसी तरह से आपको डेफिनेशंस क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं लेजर। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि व्हाट इज लेजर। तो लेजर का आप डायरेक्ट फुल फॉर्म लिख सकते हो, और अगर आप देखोगे इसका फुल फॉर्म तो बहुत ही सिंपल सा फुल फॉर्म है दोस्तों, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पे स्टिमुलेट एमिशन क्या होता है ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इसका आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, कभी कभार एग्जाम में आप अगर देखोगे यहाँ पे ये भी पूछा गया है दोस्तों कि जो लेजर है और एक्सरे है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, वो आप बताओ। तो देखो सबसे पहले पहला जो पार्ट है कि वो आपको पता है कि जो लेजर लाइट होता है दोस्तों वो कैसा होता है, ऑर्गेनाइज होता है और कैसा रहता है दोस्तों, फोकस रहता है, जबकि एक्सरे में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि ये जो एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है बहुत ही छोटा होता है, बट उसके कंपैरिजन में इसका वेवलेंथ ऐसा नहीं रहता। तो ये दो पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो। और दूसरा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो लेजर है दोस्तों वो कौन से प्रोसेस पे वर्क करता है, स्टिमुलेट एमिशन, जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। पर यहाँ पे एक्सरे इसके ऊपर वर्क नहीं करता। तो ऐसे आप 3 पॉइंट्स में बहुत अच्छे से समझा सकते हो। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर। यस, पहला टॉपिक आ रहा है एब्जॉर्प्शन। अब देखो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है। देखो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, शायद आई थिंक आपसे ये डायग्राम आपको अब प्रॉपर दिख रहा होगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे देखो ये B4 है, यहाँ पे एटॉम है, देखो ये E1 है और E2 है। आपको पता है ग्राउंड स्टेट है और एक कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। जैसे यहाँ पे फोटोन आया और फोटोन यहाँ पे आने के बाद ये तुरंत एटम कहाँ पे चले गया दोस्तों, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में चले गया, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एब्जॉर्प्शन। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है, एन एटम इन लो एनर्जी स्टेट, मतलब यहाँ पे है, कैन एब्जॉर्ब लाइट, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड जंप टू हाई एनर्जी स्टेट बस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन। इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब मैं चलता हूं आगे की ओर, बस उतनी ही चीजें बताऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीज आपके दिमाग में दोस्तों बैठते जाएगा अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को देखने की कोशिश करोगे। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन आगे की ओर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट है दोस्तों स्पॉन्टेनियस इमिशन। एक्चुअली स्पॉन्टेनियस इमिशन के बारे में हमें पता होना चाहिए जनरली, पर इसका कोई यूज नहीं होता। इसका हम लेजर के अंदर ये यूजफुल नहीं रहेगा, वो भी हम पढ़ेंगे कि लेजर के अंदर यूज है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पे भी वही होने वाला है कि देखो यहाँ से आपने पहले पढ़ा ना एब्जॉर्प्शन, यहाँ से एटम यहाँ पे आया, एक्साइटेड में आया, पर वहां से वो मैंने बोला ना यहाँ पे वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा, वहां पे वो इससे भी कम टाइम में रुकेगा, 10⁻⁸ सेकेंड से भी कम टाइम में रुकेगा, और तुरंत वो नीचे आएगा, और इससे ही तुरंत वो नीचे आएगा, और ये नेचुरली होता है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पॉन्टेनियस इमिशन। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लिखा है, एक्साइटेड एटम जो यहाँ पे आया है उसको हम एक्साइटेड एटम बोलेंगे। डू नॉट स्टे इन एक्साइटेड स्टेट, सही बात है, यहाँ पे वो ज्यादा देर नहीं रहेगा, और दोस्तों वो रिटर्न हो जाएगा एट लोअर स्टेट, फिर से वो लोअर स्टेट में आ जा रहा है। देखो यहाँ पे एरो नीचे की ओर है, और जो एनर्जी वो क्या करेगा दोस्तों, एमिट्स करेगा। तो यहाँ पे देखो गिविंग अप एनर्जी वो एमिट्स कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और एक लाइन में आंसर लिखना है, आपका पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों स्टिमुलेट एमिशन। अब देखो स्टिमुलेट एमिशन जनरली यही प्रोसेस हम यूज करते हैं लेजर के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों पता है, सेम वही है फंडा, यहां से एटम यहाँ पे आएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही वो एटम आता है तो हम इसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, मतलब ये हम खुद से करवाते हैं। तो ये जो रहेगा ये नेचुरली नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे अभी समझो मैं आपको
कुछ बोलूंगा कि भाई पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना फर्स्ट सेमेस्टर बहुत कम टाइम है, तो मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्टिमुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे किसी भी एक एटम को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, और वो तुरंत नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, और साथ में बाकी के जितने भी एटम रहेंगे वो भी ट्रिगर हो जाएंगे और वो भी नीचे की ओर आने की कोशिश करेंगे। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टिमुलेट एमिशन। स्पॉन्टेनियस अपने से होता है, ये अपने से नहीं होता। तो देखो यहाँ पे लिखा है फोटोन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देखो इंड्यूस द एक्साइटेड एटम टू मेक डाउनवर्ड ट्रांजिशन। तो इसके अंदर जो हम क्या करेंगे पता है, एनर्जी देंगे, और जिसकी वजह से ये क्या होगा, डाउनवर्ड की ओर आने की कोशिश करेगा। और देखो यहाँ पे रिलीजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ये भी क्या कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है दोस्तों, रिलीज कर रहा है। और इसे ही हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है एक्साइटेड एटम ट्रिगर द एक्साइटेड एटम टू ड्रॉप द लोअर एनर्जी स्टेट गिविंग। मतलब वो क्या करेगा, एक्साइटेड एटम जो है वो बाकी के एटम को भी ट्रिगर करेगा कि भाई नीचे की ओर आओ, और इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टिमुलेट एमिशन। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखो मैं एग्जाम के लिए जितनी चीजें जरूरी है उतनी चीजें बताते जा रहा हूं, और बस इससे ज्यादा चीजें आपको करना नहीं है। अब देखो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेट एमिशन क्या है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे पहला चीज तो आप यही कर लोगे कि पहली चीज की आपको पता है ये नेचुरली होता है, तो हैपन नेचुरली, और ये क्या होता है, ट्रिगर बाय लाइट। इसको हम लाइट की हेल्प से, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां फोटोन दिखाई दे रहा था। ये दोस्तों इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, नेचुरली है, पर ये कैन बी कंट्रोल इजीली। ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोर फोटोन हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले भी बोला कि ये यूजफुल नहीं है लेजर के लिए, बट इट इज असेंशियल फॉर मेकिंग लेजर। हो गया, 4 पॉइंट आपके दिमाग में बिठा दिया। चलते हैं आगे की ओर। एक्टिव मीडियम बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, ऐसा मीडियम दोस्तों जहां पे लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है, ऐसा मीडियम जहां पे प्रोसेस ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन टेक प्लेस। तो यहां पे अगर देखोगे कि यहां पे देखो पहला लाइन ही लिखा हुआ है कि द एक्टिव मीडियम इन अ लेजर इज द मटेरियल वेयर द प्रोसेस ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन टेक प्लेस। और अगर लाइट लेजर का फुल फॉर्म देखोगे उसमें ये वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है, तो बस आपको ये लिख देना है और उसके बाद एक आध एग्जांपल लिखना है तो आप यहां से लिख सकते हो बस। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों एक्टिव सेंटर। अब एक्टिव मीडियम हमने पढ़ लिया, अब एक्टिव सेंटर भी क्या होगा दोस्तों, उसके अंदर हम क्या करेंगे पता है, एटम होगा, आयन होगा, मॉलिक्यूल होगा, किसके अंदर, एक्टिव मीडियम में। और वो क्या करेगा पता है, एमिट करेगा फोटोन। क्या करेगा दोस्तों, एमिट करेगा फोटोन व्हेन अंडरगोस स्टिमुलेट एमिशन। जब वहां पे स्टिमुलेट एमिशन होगा तो वो क्या करेगा, फोटोन को क्या करेगा दोस्तों, एमिट्स करेगा। तो ये मोस्टली ये किसके अंदर पाया जाता है, एक्टिव मीडियम में। और वो क्या करता है पता है, फोटोन को क्या करता है, एमिट्स करता है। कब करेगा, जब वहां पे स्टिमुलेट एमिशन होगा। तो बस ये लाइन याद कर लोगे, बस हो गया, डेफिनेशन हो गया बस। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉपुलेशन इन्वर्जन। लगभग बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अगर लेजर है तो ये टॉपिक तो रहेगा ही। स्टिमुलेट, यहां पे अगर आप देखोगे पॉपुलेशन इन्वर्जन इतना सिंपल है, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि ये वाला जो लेवल है दोस्तों ये ग्राउंड स्टेट है, ये वाला है दोस्तों मेटा स्टेबल स्टेट है, और ये एक्साइटेड स्टेट है। यहां से कोई भी एटम यहां जाएगा तो रुकता नहीं है, वो तुरंत नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे वो थोड़ा ज्यादा देर रुकेगा इसके कंपेरिजन। मैंने बोला यहाँ पे 10⁻⁻8 से ज्यादा सेकंड नहीं रुक सकता, बट यहाँ पे वो 10⁻³ और 10⁻² सेकंड तक रुक सकता है। तो अगर आप देखोगे जो माइनस में ये नंबर छोटा है मतलब ये बड़ा है, ये नहीं तो बोलोगे सर ये तो कम है, ये बड़ा है, मतलब यहाँ पे इसके कंपेरिजन में 5 टाइम ज्यादा रुकेगा, 6 टाइम ज्यादा रुकेगा। तो इसलिए तो दोस्तों यहाँ पे वो ज्यादा रुकता है, तो इससे क्या हो जाता है पता है, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में यहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो देखो लिखा है इन अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज हायर। एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम क्या है, ज्यादा है, एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन जब अचीव होता है तो ही हम क्या कर सकते हैं, लेजर एक्शन दिखाई देगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी अगर समझो आप कोई भी लेजर पढ़ने जा रहे हो तो उसके अंदर हमेशा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा तो ही वो लेजर एक्शन दिखाई देगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे N1 है, देखो मैंने लिखा है पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, पॉपुलेशन एज हायर एनर्जी लेवल या अपर एनर्जी लेवल, N2 डिवाइड बाय N1 e⁻², इसको हम डेल्टा E भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो E2 - E1 है और अपॉन KT है। बहुत सारे बुक्स में ये अलग तरीके से लिखा रहता है, वहां पे अगर N1 अपॉन N2 लिखा है तो यहाँ माइनस नहीं होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। और इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बोल्टमैन फैक्टर बोलते हैं इस दोनों रेशियो को।
अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर, हर चीजें पे बताते जा रहा हूं। देखो मेटा स्टेबल स्टेट जो मैंने आपको बोला, देखो यहाँ पे देखो वही चीज लिखा गया है, देखो ध्यान से पढ़ो। इन द केस ऑफ स्टेट टू विच एटम इज एक्साइटेड इन अ मेटा स्टेबल स्टेट, द एटम स्टे देयर फॉर, देखो यहाँ पे लॉन्ग टाइम विच इज ऑफ कितना लिखा है दोस्तों, 10⁻³ टू 10⁻² सेकेंड, बट यहाँ पे 10⁻8 सेकेंड से ज्यादा नहीं रुकता है एक्साइटेड स्टेट में। अब देखो दोस्तों आगे की ओर बढ़ रहा हूं, पंपिंग। अब देखो पंपिंग भी बहुत इजी है। अगर मुझे यहां से एटम को यहां भेजना है तो मुझे पंपिंग का हेल्प लेना है। तो देखो वही लिखा है दोस्तों डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, मतलब रेजिंग लार्ज नंबर ऑफ एटम, यहां से मुझे रेज करना है लार्ज नंबर ऑफ एटम फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड पंप करना। पंप एक बेसिक डेफिनेशन से आप पढ़ सकते हो। अब आपको समझ रहा होगा कि अराउंड 12 मिनट में सर हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। अब टाइप्स ऑफ पंपिंग है, इसको आप एक बार देख लोगे। केमिकल पंपिंग हम केमिकल रिएक्शन के लिए यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल पंपिंग हम इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे, डायरेक्ट पंपिंग हम डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट के लिए यूज करेंगे, ऑप्टिकल पंपिंग का हम यूज किस लिए करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट। तो यहाँ पे बस इसको पढ़ लेना, अगर इनकेस एग्जाम में पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। यस, अब देखो यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 लेवल पंपिंग और 4 लेवल पंपिंग, इवन 2 लेवल पंपिंग भी होता है। पर मैं आपको बता दूं कि 2 लेवल पंपिंग जो है वो यूजफुल नहीं होता और वहां पे कोई पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होता है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते। इसलिए हम हमेशा 3 लेवल और 4 लेवल पंपिंग को हम यूज करते हैं। 3 लेवल पंपिंग क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आप डायग्राम देखोगे तो समझ जाओगे। देखो डायग्राम में देखो E1 से लेके E3 पे पंपिंग हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा एटम यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे से आने के बाद अगर आप देखोगे स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है E3 से E2 पे। और आपको हमेशा पता है कि स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसमें वो लेजर के लिए जरूरी नहीं है। फिर अगर आप देखोगे E2 से लेके E1 में स्टूमुलेट, देखो यहाँ पे स्टूमुलेट एमिशन दिखाई दे रहा है, और जहां पे स्टूमुलेट एमिशन दिखाई देता है इसका मतलब यहाँ पे लेजर एक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों ये E2 से डायरेक्ट E1 पे आ रहा है, और E1 क्या है, ग्राउंड स्टेज है। तो ग्राउंड स्टेज है तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पंपिंग का। पंपिंग के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एटम की जरूरत है और यहाँ पे एनर्जी की भी जरूरत है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे फॉर पंपिंग सबसे पहले मैंने क्या बोला पता है, पहला क्या होगा दोस्तों बताओ, वी सिलेक्ट, देखो यहाँ पे रेडिएशन विथ फ्रीक्वेंसी सेटिस्फाइंग समथिंग यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि E3 इज नॉट मेटा स्टेबल स्टेट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंपिंग हम करेंगे E1 से E3, और E3 जो है वो मेटा स्टेबल स्टेज नहीं है, मतलब वहां पे हमारा जो एटम है ज्यादा देर नहीं रुकेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे फिर इसके बाद हम क्या करेंगे पता है, इसलिए वो ज्यादा देर रुकेगा नहीं, इसलिए तुरंत इसके बाद स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा या स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। कहां से कहां तक होगा दोस्तों, E3 से लेके E2 पे। तो देखो वही लिखा है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन टेक प्लेस E3 टू E2। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे E3 से E2 पे हुआ है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट है दोस्तों कि देखो E2 इज मेटा स्टेबल स्टेज। अब देखो ये E2 जो है वो मेटा स्टेबल स्टेज है, और मैंने बोला कि मेटा स्टेबल स्टेज पे एटम थोड़ी देर तक रुकते हैं, वहां से वो तुरंत नीचे की ओर नहीं आते। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन E2 टू E1 इज वेरी स्मॉल, क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेज है, मैंने जो ऑलरेडी आपको बता दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा दोस्तों, टेक प्लेस होगा, और जहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन टेक प्लेस होगा तुरंत लेजर एक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो जाएंगे इसके कंपैरिजन में, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में। और फिर यहाँ पे स्टूमुलेट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो स्टूमुलेट एमिशन टेक प्लेस होगा। अब देखो लार्ज नंबर ऑफ एटम मस्ट बी पंप टू E2 टू हैव पॉपुलेशन इन्वर्जन, हैंस वेरी हाई पंपिंग पावर इज नीडेड। अब देखो यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एटम भेजना होगा E1 से, अगर E1 के साथ रहेगा तो इसलिए इस स्टेज में E1 के साथ इसका कंपैरिजन है, इसलिए ये वाला जो हम 3 लेवल पंपिंग का ज्यादा यूज नहीं कर पाते, इससे ज्यादा बेस्ट दोस्तों 4 लेवल पंपिंग होता है। 4 लेवल पंपिंग का भी फंडा वही है, E1 से हम E4 पे जाएंगे। E4 जो है वो आपका मेटा स्टेबल स्टेज नहीं है, तो यहां से स्पॉन्टेनियस एमिशन दिखाई देगा E3 पे, और E3 के बाद दोस्तों जो हमारा जो पार्ट है दोस्तों, यहां से वो यहां आएगा। और दोस्तों ये देखो यहां से वो यहां पे आया, तो यहां पे इस बार हमारा क्या हुआ पता है, यहां पे अगर देखो E1 E2 E3 E4 4 लेवल दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसके बीच में हमारा स्टूमुलेट इमिशन दिखाई दे रहा है, मतलब लेजर एक्शन यहां पे हो रहा है। देखो यहाँ पे स्टूमुलेट इमिशन दिखाई दे रहा है, और फिर इसके बाद यहाँ पे नो रेडिएशन ट्रांजिशन। तो मेन आपको ये पता रखना है कि लेजर एक्शन कहां पे हो रहा है,
ये वाला जो पार्ट है मेटा स्टेबल स्टेज नहीं है, यहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेज है। तो अब देखो E3 क्या है दोस्तों, मेटा स्टेबल स्टेज है। फिर अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेज है तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा दोस्तों, अचीव होगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा होने के बाद हमने पढ़ा है कि वहां पे थोड़ी देर तक वो रुक सकते हैं, और अगर ये पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ तो यहाँ पे हमें क्या होगा, लेजर एक्शन दिखाई देगा। तो बस ये वाला पूरा का पूरा पार्ट एक बार पढ़ लो, यूं ही आप आंसर लिख सकते हो। अब आपको लगेगा यार 4 लेवल इतना इजी है। अब देखो यहाँ पे, अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखो रेजोनेंट कैविटी बहुत इजी है। इसके अंदर हम दो तरह के मिरर का यूज करेंगे। ये देखो रिफ्लेक्टिंग है और ये पार्शियल रिफ्लेक्टिंग है। ये 100% रिफ्लेक्टिंग है, ये पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मतलब उसके कंपैरिजन में कम। और यहां पे अगर आप देखोगे, ये देखो एक्टिव मीडियम जो हमने पीछे पढ़ा है, ये रेजोनेंस कैविटी की वजह से लाइट जो है दोस्तों सिंगल डायरेक्शन में जाती है। अगर आप देखोगे लेजर का मतलब ही क्या होता है कि लाइट एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वही लिखा है, अगर आप पढ़ोगे तो वही सब चीजें लिखी गई है, कुछ अलग नहीं है। और इसका रोल कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे, दिस कैविटी हेल्प टू मेक द लाइट स्ट्रॉन्गर रिफ्लेक्टिंग इट मेनी टाइम थ्रू द एक्टिव मीडियम। दूसरा क्या है, इट सिलेक्ट एंड कीप ओनली रिक्वायर कलर, सही बात है। और इसके बाद आप और लिख सकते हो कि ये लाइट ट्रेवल इन ओनली वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, और वहीं पे वो फोकस करेगा। इसमें से जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम चलने के बाद नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये सब आपको एग्जाम में डेफिनेशन टाइप में आ सकता है, या एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ ले। कोहेरेंस लेंथ मतलब क्या होगा दोस्तों, देखो अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है। अगर बहुत ही अच्छे से ध्यान से अगर आप दिमाग में बिठाना चाहो, ये एक डिस्टेंस की बात करता है दोस्तों। किसका डिस्टेंस हमें मेजर करना है दोस्तों, वेव का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, जहां तक दोस्तों कि दोनों का फेज जो है दोस्तों वो कांस्टेंट हो। तो देखो यहाँ पे देखो, कोहेरेंस लेंथ मेजर द डिस्टेंस ओवर विच वेव, जो वेव है दोस्तों वो मेंटेन करता है कंसिस्टेंट फेज रिलेशनशिप, मतलब कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। दोनों का फेज क्या हो रहा है दोस्तों, कांस्टेंट, एक जैसा है। जब तक रहेगा तो वहां तक के वो लेंथ को क्या करेगा, मेजर करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा। उससे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कोहेरेंस लेंथ बोलेंगे। अब देखो इसका हेल्प क्या होता है, ये 2 लाइन भी अगर आप लिख दोगे तो हो गया। प्रोड्यूस द शार्प इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ये देता है। अब इसके बाद दोस्तों टाइम आता है, तो वो भी डिफिनेशन सेम है कि कितने ड्यूरेशन तक वो जो वेव है दोस्तों मेंटेन रखता है कोहेरेंस फेज या तो कंसिस्टेंस फेज जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखता है। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा, इट मेजर द टाइम ड्यूरेशन ओवर विच द वेव मेंटेन इट्स कोहेरेंस और फेज रिलेशनशिप। कब तक वो फेज रिलेशनशिप को मेंटेन रखता है, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप को मेंटेन रखता है, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंस टाइम। अब नेक्स्ट देखो, आपके पेपर आपका, एग्जाम आपका है, पर मेहनत मैं कर रहा हूं। अगर आप देखोगे कितनी सारी चीजें मैंने प्रोवाइड की। अब देखो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर। अब देखो मैंने हमेशा बोला कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर पे कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखना चाहिए। पहला है हाईली कोहेरेंट। अब देखो कोहेरेंट मतलब मैंने आपको बोल दिया कि कोहेरेंट मतलब जिसका फेज जो है दोस्तों, फेज रिलेशनशिप जो है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या, जो वेव है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तक कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, हाईली कोहेरेंट। देन इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हाईली मोनोक्रोमेटिक। मोनो मतलब सिंगल होता है, क्रोमेटिक मतलब कलर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंगल वेवलेंथ है और कलर भी एक जैसा ही है। तो यहाँ पे देखो लिखा है लेजर प्रोड्यूस लाइट इन मोर और लेस सिंगल वेवलेंथ। तो ये मोनोक्रोमेटिक का पार्ट हो गया। देन अगर नेक्स्ट पार्ट की ओर आ रहा हूं, हाईली डायरेक्शनल, सीधी सी बात है वो एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने का काम करेगा। देन ब्राइटनेस, ये तो पॉइंट रहेगा ही, और एनर्जेटिक रहेगा। तो आपको जो सिंपल लगे उसमें से आप लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूं कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की ओर अगर मैं जाऊं, लेजर और ऑर्डिनरी लाइट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो जो सिंपल पॉइंट है, ये कोहेरेंट होता है, इट इज नॉट अ कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये हाई इंटेंसिटी होता है, ये लो इंटेंसिटी होता है, ये मोनोक्रोमेटिक होता है, ये नॉट मोनोक्रोमेटिक है। और दोस्तों सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है, इट कंसिस्ट मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ, और ये सिंगल होता है। और पहला वाला लिख सकते हो हाईली डायरेक्शनल है, ये स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन है, और लेजर कैसे एक ही डायरेक्शन में जाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, यस, ये आपके एग्जाम का सबसे खास पॉइंट है। अगर आप देखोगे हीलियम, नियॉन, लेजर, इतना सिंपल तरीके से समझा दूंगा कि आपको कुछ दिमाग में अलग से बिठाने की जरूरत नहीं है। डायग्राम आपको दिख रहा है,
देखो डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, फुल्ली सिल्वर मिरर, यहाँ पे पार्सली सिल्वर मिरर दिखाई दे रहा है, जैसे हमने पीछे रेजोनेंट कैविटी पढ़ा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है। तो यही सब चीज आपको लिखना है। अब अगर कभी इसका क्वेश्चन आया तो पहले आप डेफिनेशन लिखो। देखो हीलियम नियॉन जो हमारा लेजर है दोस्तों, एक तरह का गैस लेजर है, और इसके अंदर मिक्सचर किया जाता है। किसका मिक्सचर किया जाता है दोस्तों? हीलियम और नियॉन गैसेस का। तो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है इट इज टाइप्स ऑफ गैस लेजर दैट यूज अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन। अब दोस्तों ये क्या करता है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है दोस्तों कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक एंड हाई डायरेक्शनल बीम, और मोस्ट कॉमनली एट वेवलेंथ ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, वो आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे बस इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों मेन पार्ट आता है कि कंस्ट्रक्शन में हम क्या पार्ट रखें। तो जिस तरह से मैंने एग्जाम में इस तरह से चीजें लिखी, इवन आपको बुक्स में भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये मैंने सिस्टमैटिक लिख के दिया, ऐसे लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। जिस तरह से थियरी मैं मेरे एग्जाम में लिखता था उसी तरह से मैंने आपको लिखवाया है। अब यहाँ पे पहला क्या आ रहा है दोस्तों? डिस्चार्ज ट्यूब, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों? वहां पे हम गैस को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। किसको? हीलियम और नियॉन को। कौन से रेशियो में? 10:1। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। बस इतना लाइन याद हो गया, ये पॉइंट हो गया। नीचे का नहीं याद है तो भी चलेगा। देखो गैस ट्यूब फिल्ड विद गैस मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन इन द रेशियो ऑफ 10:1। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है दोस्तों? इलेक्ट्रोड। देखो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोड। अब अगर आप देखोगे पोजिशन एट द एंड ऑफ ट्यूब टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रोवाइड करने का काम करेंगे व्हेन कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। अब नेक्स्ट वन दैट इज ऑप्टिकल रेजोनेटर का हम यूज करेंगे। देखो रेजोनेटर मतलब ही वही रेजोनेंट कैविटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे? मिरर्स का यूज करेंगे। एक फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर होगा, दूसरा पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर होगा। तो देख लो, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर है और यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर है। ये देखो रिफ्लेक्ट ऑल लाइट, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट बट अलाउ फ्रैक्शन ऑफ पास टू लेजर बीम। और एनर्जी सोर्स हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाई वोल्टेज पावर सप्लाई का यूज करेंगे। तो बस हो गया, ये 4 पॉइंट लिख दिया, आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट है वर्किंग। अब देखो वर्क किस तरह से करता है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हीलियम है और यहाँ पे नियॉन होता है। ये हीलियम है और ये नियॉन है। अब यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर की ओर हीलियम आता है और हीलियम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में आता है। देन ये क्या करता है पता है? इसको अपना जो भी एनर्जी है इसको पास कर देता है नियॉन को, और मेनली लेजर एक्शन फिर आपको नियॉन में दिखाई देता है। तो देखो अब लिखा है दोस्तों, देखो पहला क्या लिखा है? एक्साइटेशन ऑफ हीलियम when a high voltage is applied, electron in the discharge tube collide with helium atom and exciting them to higher energy level। मैंने बोला ना हीलियम का जो एटम है वो क्या आएगा? हायर एनर्जी लेवल पे आएगा। फिर मैंने क्या बोला? ये किसको अपना एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा दोस्तों? देखो एनर्जी ट्रांसफर टू नियॉन एटम। किसको दे देगा दोस्तों? नियॉन को। और नियॉन के अंदर फिर आपको क्या देखेगा दोस्तों? क्या मिलेगा? पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो आपने पीछे पढ़ा है वो देखने मिलेगा। और पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और स्टिमुलेट लेजर जहां पे लेजर एक्शन होता है ये देखने के लिए मिलेगा। और आपका जो लाइट है दोस्तों एम्प्लीफिकेशन होगा। तो बस आप एक एक पॉइंट्स जो है उसको, एक मेन ये पॉइंट्स रखो और उसके अंदर के पॉइंट्स तो आपको पीछे आपने पढ़ा है तो आपको पता ही है। मैं जानबूझ के साइड हट गया कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपकी चीजें बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो सकती है। अब देखो दोस्तों मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको लिखने के लिए आना चाहिए। नहीं बोला है फिर भी लिख दो। मेरिट्स में मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखूं, आप 2 ही लिखो। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, बहुत ही सिंपल सा मैंने लिखा है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका, बस इतना लिख दो चलेगा। देन इसके बाद डीमेरिट्स क्या है? लो एफिशिएंसी है दोस्तों। बाद में लिमिटेड पावर आउटपुट है। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट देखूँ तो एप्लीकेशन कहाँ पे यूज करता है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा है कि बारकोड स्कैनिंग, जो मुझे पता है। जो आपको पता है उसके बारे में आप लिखो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लेजर, तो एक तरह से हमने एक लेजर के बारे में पढ़ा। अब एप्लीकेशन ऑफ लेजर में मैं आता हूं तो यहाँ पे अलग अलग लेजर के बारे में मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लीडार का मतलब क्या होता है दोस्तों? लाइट डिटेक्शन एंड, ए मतलब एंड, रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। ये सब नहीं पढ़ना है, मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। बट मैं इन शॉर्ट आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि अगर लास्ट टाइम पे आप पढ़ रहे हो क्या, इसका हम मोस्टली रिमोट सेंसिंग एरियाज में हम इसका यूज करते हैं अर्थ के सरफेस को एग्जामिन करने के लिए। कैसे किया जाता है दोस्तों? देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेजर बीम को क्या करता हूँ? सेंड करता हूँ सोर्स से ऑब्जेक्ट की ओर। फिर वहां से वो क्या होता है दोस्तों? रिफ्लेक्ट होता है, और किसके पास आता है दोस्तों? उसको रिफ्लेक्ट जो होगा तो उस लाइट को डिटेक्ट कौन करता है? रिसीवर डिटेक्ट करता है। और फिर वहां पे वो
TOF क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग मैप ये सब बना के फिर उसके अकॉर्डिंग ये आगे का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा इतना बड़ा पार्ट एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया। अब देखो ये इसका आगे का पार्ट है, वर्किंग चाहिए तो आप ये वर्किंग भी मैंने जो लिखा बस एक बार पढ़ोगे ना, इतना सिंपल वर्किंग लिखा हूं कि आपको तुरंत समझ में आएगा। देखो मैंने बोला ना, ये देखो लेजर है, एमिट्स करेगा, फिर वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर उसको क्या करेगा, वो मेजर करेगा और बाद में 3D मैप क्या करेगा, तैयार करेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है बारकोड रीडर। इसका भी फंडा बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है आपके लिए, यूजेस लिखा है, पर मैं मेन इसका आपको वर्किंग समझा दे रहा हूं। देखो इतना सिंपल सा वर्किंग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो लेजर का यूज करेंगे या तो लाइट का यूज करेंगे। बारकोड रीडर साइन अ बीम ऑफ लाइट ऑन द बारकोड। हम क्या करेंगे पता है, बारकोड रीडर से उसके बारकोड के ऊपर लाइट देने का काम करेंगे। फिर क्या होगा दोस्तों, इसके बाद द लाइट, अब देखो रिफ्लेक्ट होगा, द लाइट रिफ्लेक्ट बैक टू द बारकोड बैक, और यहाँ पे ब्लैक बार एब्जॉर्ब मोर लाइट वाइल, हाँ उसके ऊपर अगर आप बारकोड पे देखोगे व्हाइट और ब्लैक लाइनें रहती है। ब्लैक कलर आपको पता है लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू व्हाइट। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लैक बार एब्जॉर्ब मोर लाइट, और व्हाइट क्या करेगा पता है, स्पेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट। व्हाइट वाला क्या करेगा, रिफ्लेक्ट ज्यादा से ज्यादा लाइट को करेगा। अब उसके बाद सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। सेंसर क्या करेगा, बारकोड रीडर जो है वो उसको डिटेक्ट करेगा, उसके पैटर्न को। और दोस्तों इसके बाद वहां पे देखो यहाँ पे क्रिएटिंग यूनिक पैटर्न, जो भी उसके अंदर रहेगा देन उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको एक पैटर्न क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे कन्वर्टिंग टू नंबर्स, और वो फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा दोस्तों, नंबर्स के अंदर। देखो बारकोड रीडर कन्वर्ट द पैटर्न इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, द सिग्नल करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक नंबर और इन्फॉर्मेशन, जो भी रहेगा उसके ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप ये एक बार पढ़ लो, डायग्राम बना दो, आपका काम हो गया। अब मैं चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट आगे की ओर, एप्लीकेशन ऑफ लेजर इन मेटल वर्क। मेटल वर्क में भी इसका यूज किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो हम अगर आप देखोगे वेल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, CO2 गैस लेजर का यूज करते हैं कटिंग टूल के लिए। वही सेम है वेल्डिंग, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेल्टिंग है, स्पेलिंग वहां पे करेक्ट कर लेना। तो अगर आपको लिखना है एग्जाम में तो इस तरह से आप लिख सकते हो, या तो आपको इंसर्ट चाहिए तो वेल्डिंग। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका वेल्डिंग का मतलब भी लिखा है। वेल्डिंग मतलब आपको पता है, देखो यहाँ पे वेल्डिंग इज द प्रोसेस वेयर टू पीसेस ऑफ मेटल आर हीटेड अंटिल दे मेल्ट। जब तक हीट करेंगे जब तक वो मेल्ट ना हो। और मेल्टिंग हम इसलिए करते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, जैसे हमने वेल्डिंग किया बाद में वो कैसा हो जाएगा, हार्ड होने लगेगा। तो ये दोनों पार्ट आपको समझ में आए। अगर आपको चाहिए तो आप, बस मैंने आपके लिए रखा है, ये इतना ज्यादा नहीं है, बस आपको इसका एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आता है कटिंग। कटिंग आपको पता है कि स्पेसिफिक पार्ट को अगर मुझे कट करना है, ड्रिल करना है, तो भी मैं इसका यूज करूंगा। तो ये सब एप्लीकेशन का पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा पार्ट, एक बार मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखो पहला ये ले लो, फिर ये भी लेना है तो ले लो, ये लेना है तो ले लो, ये ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो, देखो ये। अब मैं लेजर का चाहिए, ये देखो ये। ओके, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा लेजर का पार्ट कंप्लीट कर दिया। उससे पहली चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ ये बेसिक फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है तो आप आराम से इस टॉपिक में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला है दोस्तों ये है। अगर आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन पढ़ा होगा तो उसके अंदर मैंने ये फॉर्मूला आपसे याद कराया था, और हर फॉर्मूला मैं अभी आपसे याद कराऊंगा। देखो एक सिंपल सा मैंने कैसे याद रखा है, N2/N1। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसको हम N/N0 भी लिखते हैं, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। और दोस्तों e⁻², मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे KT नहीं आना चाहिए, तो ये याद हो गया आपको, नहीं आना चाहिए इसलिए माइनस है। और यहाँ पे डेल्टा E लिखा हूं मैं। डेल्टा E अगर आपको नहीं लिखना है तो वहां पे आप E2 - E1 भी लिख सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद हो गया। यहाँ से देखो डेल्टा E ये सब आपको दिया होगा, अगर नहीं दिया है डेल्टा E का वैल्यू तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना होगा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। देखो यहाँ पे H है, H मतलब प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू ये है 6.626 × 10⁻34। बहुत सारे बुक में 6.63 भी लिखा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये आपको याद रखना है। देन सी मतलब क्या आएगा दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसका क्या आता है 3 इंटू 10⁸ और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे लैम्बडा, इसका वैल्यू आपको दिया होगा। तो कभी कभार अगर आपको याद रखना कि अगर आपको ई नहीं दिया है तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इन केस कभी कभार अगर समझो आपको इसका वैल्यू दे दिया है, जैसे अगर समझो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर समझो ये वैल्यू इन्होंने दे दिया है, यहाँ पे डेल्टा ले लो, अगर समझो इन्होंने यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया है और आपको बोला है लैम्बडा निकालने को, तो आप लैम्बडा का भी यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। ये दोस्तों देखो इस फॉर्मूले के लिए के का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे बोल्टमैन कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही सिंपल सा वैल्यू 1.38, एक बार लिख लेना क्योंकि ये पेपर में आएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻23, ये याद रखो 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू, कभी कभार सम में हो सकता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे, तो ये बहुत ही सिंपल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये ओवरऑल सब चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे रहा हूँ, वैसे अगर पॉसिबल होगा तो मैं ये पूरा का पूरा जो नोट्स टाइप में है मैं एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी पे अपलोड करा दूंगा। जैसे लेजर वाला अगर आप देखोगे उसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने वहाँ पे फ्री कंटेंट में दे दिया है, तो ये भी मैं आपको फ्री कंटेंट में दे दूंगा। बस आपको क्या करना होगा, अगर सच में इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको बस वीडियो को 500 लाइक जैसे ही हो जाएगा वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए वीडियो को फटाफट शेयर करो, जैसे ही 500, जैसे उस वीडियो को 500 लाइक हो गया मैं उसका आज प्रोवाइड कर दिया हूँ, ऐसे इसका भी 500 लाइक हो जाएगा, इसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बस ये मैं मेरे मोटिवेशन के लिए बोलता हूँ कि जिससे आप लोग सपोर्ट दिखाते हो और मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे जगह पे आपको ऐसी चीजें पेड कंटेंट पे मिलेगी जो मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ, और फिर समझ सकते हो कि मेरे पेड कंटेंट में आपको, अगर आपका मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है तो मैंने खुद कोर्स मैंने और प्रदीप सर ने बनाया, एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड है, उसे आप जाके ले सकते हो, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है, बनाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब में, तो मैं आपको खुद यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ। अब ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द लेजर आर सेपरेटेड बाय समथिंग, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है दोस्तों। अब देखो ग्राउंड स्टेट, मैंने उस दिन आपको न्यूमेरिकल लेसन पढ़ाते टाइम बताया था, इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेपरेटेड बाय ऑफ द लेजर सेपरेटेड बाय समथिंग, ये तो मतलब दोस्तों ये हमें किसका वैल्यू दिया है दोस्तों, डेल्टा ई का। अब देखो ये सेपरेटेड बाय मतलब माइनस, अब डेल्टा ई का है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो E2 - E1, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या तो आप डेल्टा ई लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है दोस्तों, क्या दिया है 1.8 EV। अब दोस्तों मैंने इसलिए आपको E का वैल्यू याद कराया है, देखो ये 1.8 तो ऐसे ही रहेगा, EV का वैल्यू क्या है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर पीछे देखने की कोशिश करोगे, देखो 1.6 इंटू 10 सॉरी मैंने यहाँ पे -19 आएगा, तो ये चीज का ध्यान रखना, मैंने गलती से वहां पे 9 लिखा था। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट जैसे ही हमने सॉल्व किया, अब देखो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो दोस्तों जो इसका आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 2.88 इंटू 10⁻⁻19। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब मेरा नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ एटम इन द एक्साइटेड और टू द ग्राउंड। इन द एक्साइटेड मतलब मैंने बोला था एक्साइटेड मतलब N2 होता है, ग्राउंड मतलब N1 होता है, तो हमें इसका आंसर चाहिए। एंड एज वेल एज हमें क्या करना है दोस्तों, वेवलेंथ भी फाइंड आउट करना है। हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। अगर आप बहुत सारे बुक्स में सॉल्यूशंस इसका देखोगे तो ये वो भूल गए निकालना, पर ये भी निकालना है। और दोस्तों हमें ये टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर मतलब अपने को T का वैल्यू दिया है 27 डिग्री सेल्सियस है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 से प्लस कर दो, तो अगर आप प्लस करोगे तो आई थिंक ये 300 केल्विन हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें आपको बता दी। अब देखो दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो N2/N1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों E⁻⁻ ΔE/kT। अगर आप पीछे जाओगे देखो आपको ये फॉर्मूला N2/N1 E⁻⁻ ΔE/kT।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है दोस्तों, n2/n1 विच इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस, यस डेल्टा ई का वैल्यू डायरेक्ट आपके पास है 2.88 इंटू 10⁻⁻19। अब दोस्तों यहाँ पे बात है कि सर k का वैल्यू क्या है। सर उसके पहले k का वैल्यू मैंने आपको बताया था पीछे 1.38, देखो ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो जो हमारा k का वैल्यू है दोस्तों वो क्या है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू t का वैल्यू क्या है दोस्तों 300। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे n2/n1 विच इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसका अगर आंसर निकालूं, बस आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे वैसे तो ब्रैकेट नहीं लोगे तो भी चलेगा, इस तरह से इसको डायरेक्ट आप कैलसी में सॉल्व कर सकते हो, बट मैं पहले ये पूरा कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 2.88 इंटू 10⁻⁻19 और 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 300, प्लीज ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन ये सब थोड़ा सा ध्यान देना। तो ई रेस टू यहाँ पे क्या है -69.565। अब मेरा एक सजेशन है कि सर क्या इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो दोस्तों, बट इन केस कभी कभार अगर आपका लास्ट वाला आंसर रॉन्ग आया तो आपको स्टेप के मार्क्स मिल सकते हैं, अगर आप यहाँ तक समझो राइट हो इसके बाद रॉन्ग हुए। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा स्टेप्स लिखा करो, इसलिए कैलकुलेशन के आपको कुछ ना कुछ, अगर ये पूरा न्यूमेरिकल भी आप रॉन्ग कर दिए, कहीं फेल होने वाले हो या जस्ट पॉइंट पे हो तो आपको मार्क्स मिल जाता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो ई रेस टू हमारे कैलसी में ऑप्शन है ई रेस टू का, या तो आप अल्फा लेके कर सकते हो या तो ई का दूसरा वैल्यू भी दिख रहा है आपको, डायरेक्ट शिफ्ट लेके ई रेस टू ले सकते हो। अब देखो दोस्तों 69.565, अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो आंसर आ रहा है दोस्तों n2/n1 विच इज इक्वल टू 6.1419 इंटू 10⁻⁻31। स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे कोई यूनिट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका सम सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ही एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हमें लैम्बडा का क्वेश्चन, तो वो भी मैं बता दूं। और दोस्तों अगर आपको समझो मैं लैम्बडा का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि डेल्टा ई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है HC/लैम्बडा, इन्होंने वेवलेंथ पूछा तो लैम्बडा यहाँ पे ले रहा हूँ, तो डेल्टा ई नीचे हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों HC। अगर मैं प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू की बात करूँ तो अगर आपको देखो मैंने प्लैंक कांस्टेंट भी दिया है 6.626, देखो 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा ई का वैल्यू क्या है दोस्तों, अगर आप पीछे देखोगे तो डेल्टा ई का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, ये इसका यूनिट देना है तो दे दो जूल। तो 2.88 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 2.88 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ और यहाँ पे 2.88 इंटू 10⁻⁻19। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो आंसर आया है वो आया है दोस्तों 6.9 समथिंग आ गया है, पर मैं इतना ही लिख रहा हूँ इंटू 10⁻⁻7। और दोस्तों ये आंसर क्या है मीटर में, बट मोस्टली हम जो लैम्बडा है वेवलेंथ को हम नैनोमीटर्स में लिखते हैं। अगर आपको नैनोमीटर्स में लिखना है तो इसको 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 6.9 इंटू 10⁻⁻7 और इंटू 10⁻9 अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट कितना मिल जाएगा दोस्तों 690 नैनोमीटर। तो ये किसका आंसर आ गया दोस्तों, लैम्बडा का। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो मोस्टली इस टॉपिक में अगर आप जाके अपना पीवाईक्यूज देखोगे तो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपका काम हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू एनर्जी स्टेट ऑफ एक्टिव मीडियम प्रोड्यूसिंग लेजर ट्रांजिशन बिटवीन
विच, अब देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ पॉपुलेशन पूछा है, तो मतलब हमें क्या पूछा है दोस्तों, N2/N1, ये हमें पूछा है उन्होंने। और यहाँ पे हमें क्या बोला है दोस्तों, वेवलेंथ दिया है। ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ दिया है। वेवलेंथ का वैल्यू कितना है दोस्तों, 694.3 नैनोमीटर है। अब ध्यान रखना कि जब आप इसके फॉर्मूले में पुट करोगे तो नैनोमीटर में नहीं चलेगा, मीटर में चाहिए। अब इसके पहले वाला पार्ट अगर आपने देखो, ये कैलकुलेशन हमेशा याद रखना कि अगर समझो ये वाला पार्ट आप लिख रहे हो, यहाँ मीटर था, आपने किससे मल्टीप्लाई करके इसको नैनोमीटर में किया। देखो मीटर बड़ा यूनिट है, उससे मैं नैनोमीटर में छोटे में जा रहा हूँ, तो मैं हमेशा 10⁹ से मल्टीप्लाई करूंगा। पर अगर मैं छोटे से बड़े की ओर जा रहा हूँ, जब मैं देखो छोटे की ओर जा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटे को क्यों माइनस करूं, क्योंकि वो बड़ा हो जाए, तो इसलिए 10⁹ से। पर जब मैं नैनोमीटर से मीटर की ओर जाऊंगा, देखो ये नैनोमीटर छोटा यूनिट है, बड़े की ओर जाऊंगा, बड़ा ऑलरेडी बड़ा है, इसलिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसको हमें 10⁹ से ही करना है, पर -9 से। वही अगर आप मीटर से नैनोमीटर जाते तो 10⁹ से, जो मैंने पीछे सॉल्व किया। तो ये मोस्टली ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, मीटर में। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अज्यूम टेम्परेचर हमें दिया है दोस्तों, तो T विच इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। क्लियर कट, समझ में आया। अब यहां तक की चीजें अगर आपको समझ में आ गई कि यस सर यहां तक की चीजें समझ में आ गई, अब हम क्या करें। अब यहां तक की चीजें अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई, तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करो। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा पता है, डेल्टा ई नहीं दिया है, जैसे हमें पीछे दिया था, यहाँ पे दिया नहीं है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा पता है, डेल्टा ई निकालना होगा। डेल्टा ई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है दोस्तों, HC/λ। एच का वैल्यू कितना है दोस्तों, आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप पीछे देख सकते हो, देखो 6.626 इंटू 10⁻34 वही मैंने लिया। और इंटू यहाँ पे अगर सी के वैल्यू की बात करूँ तो 3 इंटू 10⁻8, और लैम्बडा की वैल्यू की बात करूँ तो लैम्बडा का वैल्यू है 694.3 इंटू 10⁻⁹ अब ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, कैलसी है हमारे पास। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, और यहाँ पे गया दोस्तों 694.3 इंटू 10⁻⁻9। ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसका आंसर दोस्तों कुछ आ रहा है 2.863 इंटू 10⁻⁻19। तो ये इसका आंसर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूले में। तो देखो N2/N1 विच इज इक्वल टू E⁻⁻∆E/kT। देखो E⁻, अब यहाँ पे देखो मैं सब वैल्यूज लिखूंगा। डेल्टा ई का वैल्यू हमने निकाला है दोस्तों 2.863 इंटू 10⁻⁻19, और के का वैल्यू कितना है दोस्तों, के का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ के 3 नहीं, के का वैल्यू तो वो है कांस्टेंट वाला 1. देखो यहाँ पे 1.38, ये देखो ये वाला के का वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो के का वैल्यू हमने लिखा था यहाँ पे, यूज किया। देखो 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये देखो बोल्टमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 कहाँ गया, हाँ 10⁻⁻23 इंटू, अब टी के वैल्यू की बात करें तो कितना आएगा दोस्तों 300। देखो बच्चों की तरह एक एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले मैं इसका कैलकुलेशन करूँ, 2.863 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 1.38 10⁻⁻23 इंटू 300, ओके, इंटू 300। तो यहाँ पे समथिंग इसका आंसर E⁻69.1545 आ रहा है। अब समथिंग अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, देखो 2.863 10⁻⁻19 1.38 10⁻⁻23, यस परफेक्ट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो भी मेरा आंसर आया E⁻69.154544, तो यहाँ पे समथिंग जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 9.259 इंटू 10⁻31 समथिंग, ये मेरा आंसर आ रहा है। आप प्लीज बताओ कि आपका क्या आंसर आ रहा है। मेरा आंसर ये आ रहा है, तो ये हमने इसका आंसर निकाल दिया। अब फाइबर ऑप्टिक
अगर मैं सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर की बात करूं, जनरली आजकल सिटी में आप सुनोगे ही कि ज्यादातर वाईफाई के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है, और आप ये सुनते हो कि अगर ये यूज करोगे तो आपको स्पीड उतना ही मिलेगा, मतलब सिग्नल लॉस नहीं होगा। ये सभी वर्ड आपने सुना होगा। तो गाइस यही जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो थीन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और इसके अंदर टोटल 3 लेयर होते हैं। पहला कोर, दूसरा क्लैडिंग, तीसरा जैकेट। अब कोर की बात करूं तो गाइस ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, ये कोर का पार्ट है। ओके, ये वाला पार्ट क्लेडिंग का पार्ट है, और उसके ऊपर प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जो कोडिंग दिया हुआ है उसी को हम जैकेट भी बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, ये दोनों अंदर वाले पार्ट को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गाइस ये टॉपिक ऑलरेडी हर स्टेट वाइज अलग अलग है, फिर मैं बताना चाहूंगा, किसी ने 9th में पढ़ा होगा, किसी ने 10th में पढ़ा होगा। ओके, हर बोर्ड वाइज अलग अलग था कि किसी को 9th में भी है और किसी को 10th में भी है। बट गाइस फिर भी मैं सिंपल लैंग्वेज में यहाँ बताना चाहूंगा कि देखो गाइस, जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो गाइस क्या होता है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। डायरेक्शन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। अगर आप देखोगे ओपेक सरफेस है, अगर लाइट गया तो सेम एंगल पे बैंड होता है। बट गाइस लाइट अगर एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में पास हो जाता है तो एंगल चेंज हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम नहीं रहता गाइस। ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है। तो यही सेम चीज है। अब देखो गाइस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करके लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजा जाता है। तो गाइस ये मान लो फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है। अगर इस मीडियम में से जो लाइट के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आगे जा रही है, अगर वो लाइट वेव इसमें से इसमें ट्रेवल कर गया तो समझ लो वहां सिग्नल का कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। बट गाइस अगर पूरा का पूरा लाइट वेव इसी के अंदर है तो गाइस वहां सिग्नल का लॉस नहीं होगा। इसीलिए गाइस इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। किस तरह से होता है वो भी बता देना चाहता हूं। देखो गाइस, मैंने बोला कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही, जैसे यहां देखो, एक मीडियम में आने वाली लाइट को इंसिडेंट और दूसरे मीडियम में जो चली गई उसको रिफ्रैक्टेड। ओके, तो यहां जो एंगल होगा ये एंगल छोटा और ये एंगल और बड़ा होगा। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन, उससे बड़ा कौन रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब गाइस मेरे अंदर और मस्ती, मैंने क्या किया, इस एंगल को और बढ़ाया। अगर मैं इस एंगल को और बढ़ाऊंगा, पहले इतना था, अब इस एंगल को और बढ़ाऊंगा तो ये एंगल और बढ़ जाएगा। जिस केस में जाके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो गया, तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ओके, जिसमें ये पूरी तरह से बाउंड्री पे आ जाता है। अब मेरे अंदर थोड़ी और मस्ती मैंने ये एंगल को और बढ़ा दिया। भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब प्रोसेस होता है, मैं समझाने के लिए बस मस्ती में बता रहा हूँ। ये मैंने एंगल को और बढ़ा दिया, ये एंगल को और पहले इतना था, ये और बढ़ा दिया, तो सिंपल सी बात है, ये फिर से ये वापस के वापस जिस मीडियम में था उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। अगर मैं यहां फिर से बोल रहा हूं, जिस केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अब ये क्रिटिकल एंगल था जब 90 था, अब मैंने क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल बना दिया। और जब क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल बन जाएगा तो पूरी की पूरी लाइट, मतलब रिफ्रैक्टेड रे, उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब, when angle of incident greater than critical angle, then all the light back into the same medium, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि वापस उसी मीडियम में आ गया ना। अगर मीडियम पास करता तो रिफ्रैक्शन होता, बट उसी मीडियम में वापस आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। पर ये कब होता है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो सब लाइट उसी मीडियम वापस आ जाती है। तो ये गाइस इसके कारण क्या होता है, इसी में सब लाइट ज्यादातर लाइट इसी में रह जाता है, इसके कारण वहां सिग्नल का लॉस नहीं होता। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर। सिंगल मोड फाइबर होता है और मल्टी मोड फाइबर होता है। अगर सिंगल मोड फाइबर की बात करो, सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर में सबसे मेन डिफरेंस, सबसे पहले ये जो सपोर्ट करता सिंगल मोड फाइबर, वो वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन को सपोर्ट करता है, और ये मल्टी मोड मतलब मोर देन वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन को सपोर्ट करता है। ये सिंगल मोड को सपोर्ट करता है, और ये गाइस मोर देन वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन को सपोर्ट करता है। कौन, मल्टी मोड ऑफ फाइबर। और इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है गाइस, इसका जो कोर होता है, कोर अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखो, ये इसका कोर
किसका, सिंगल मोड का कोर और मल्टी मोड का कोर। तो यहां आप समझ में आ गया होगा कि इसका कोर लार्ज होता है कंपेयर टू सिंगल मोड फाइबर का। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। सिंगल मोड फाइबर के अंदर जो इसका डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है, और मल्टी मोड फाइबर के अंदर जो इसका डायमीटर होता है वो लार्ज होता है। मल्टी मोड फाइबर को फर्दर दो और पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है हमारा स्टेप इंडेक्स, दूसरा होता है ग्रेडेक्स इंडेक्स। अब स्टेप इंडेक्स की अगर मैं बात करूं गाइस, तो सबसे बड़ी बात यहां ध्यान से अगर आप समझोगे तो एक सिंपल सी बात मैं यहां फिर से ये पीछे करके बता देना चाहता हूं कि स्टेप इंडेक्स के अंदर ये जो क्लेडिंग होता है, क्लेडिंग और कोर से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है कंपेयर टू कोर। ओके, किसका कम रहता है, क्लेडिंग का। ये बातें याद रखना, किसके अंदर, सिंगल मोड। वैसे गाइस आपको ये मिलेगा तो आप आराम से पढ़ सकते हो। और गाइस स्टेप इंडेक्स के अंदर जो पैटर्न होता है, जो लाइट के रिफ्लेक्शन का पैटर्न होता है वो जिगजैग पैटर्न होता है, इस तरह का पैटर्न होता है। ओके, और इसके बाद गाइस जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स है वो जनरली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, और इसके अंदर जो सिग्नल का लॉस होता है बहुत कम होता है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, बट इसके अंदर गाइस सिग्नल लॉस ज्यादा होता है गाइस। ओके, और गाइस अगर स्टेप इंडेक्स की बात करें, अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं, इसका डिजाइन बहुत सिंपल होता है और मैन्युफैक्चर भी आराम से किया जा सकता है। बट गाइस डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो गाइस इसके अंदर जो सिग्नल लॉस, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स के अंदर सिग्नल लॉस बहुत ज्यादा होता है गाइस। कैसे, ये देखो, ये बताना चाहूंगा थोड़ा मैं ये बड़ा करके। देखो यहां सब जगह ये देखो, यहां सब जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, बट अचानक से यहां कम हो जाता है, और इस पैटर्न के कारण, ये जो जिगजैग पैटर्न है ना, इस पैटर्न के कारण भी यहां क्या होता है, सिग्नल लॉस ज्यादा होता है। किसके अंदर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स के अंदर। ओके, अब आगे चलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स के अंदर। ग्रेडेड इंडेक्स गाइस ये इसके कंपैरिजन है मल्टी मोड के कंपैरिजन में। मल्टी मोड के अंदर जो हमारा स्टेप इंडेक्स हमने देखा ना, मल्टी मोड के अंदर जो स्टेप इंडेक्स देखा, स्टेप इंडेक्स के बाद एक दूसरा हमारा ग्रेडेड इंडेक्स, ये ज्यादा बेटर है गाइस, क्योंकि इसके अंदर सिग्नल लॉस बहुत कम होता है। क्यों कम होता है गाइस, क्योंकि देखो ये देखो इसके अंदर कैसा था, इसके अंदर देखो ये सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बार और अचानक से कम हो जाता है, और अचानक से कम होने के कारण यहां सिग्नल लॉस ज्यादा हो जाता है। बट यहां गाइस क्या होता है, इसी एक पार्ट के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। तो अचानक से कोई चीजें नहीं होती, हर सेक्शन के थोड़ा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होने के कारण इसके अंदर सिग्नल जो लॉस होता है पहले वाले के कंपैरिजन में कम होता है गाइस। ओके, देखो लेस सिग्नल लॉस होता है। और इसका डिसएडवांटेज गाइस ये है कि कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा ज्यादा महंगा है कंपेयर टू जो हमने देखा है ये वाला मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स देखा ना। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स का जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा कम है, बट ग्रेडेक्स इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर का थोड़ा ज्यादा है गाइस। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। और गाइस ये इसके अंदर लाइट को क्या कर सकते हैं, हम लोग लाइट को बैंड कर सकते हैं स्मूथली, ये इसके अंदर ट्रैवल कर सकता है। बट ट्रैवल करने के साथ ही मैंने बताया कि इसके अंदर जो सिग्नल लॉस होता है थोड़ा कम होता है। और साथ में गाइस जो देखो अभी मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका तुरंत ही कम नहीं हो जाता, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और धीरे धीरे डिक्रीज होने के कारण इसमें सिग्नल लॉस कम होता है गाइस। ओके, अब ये बताया। अब अटेन्यूएशन की अगर मैं बात करूं, अटेन्यूएशन मतलब क्या होता है? अटेन्यूएशन मतलब गाइस की जो सिग्नल का लॉस होना, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर सिग्नल का लॉस होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? अटेन्यूएशन बोलते हैं। और अटेन्यूएशन होता किस तरह से गाइस? देखो कुछ लाइट एनर्जी को अगर जो फाइबर हम यूज कर रहे हैं अगर वो मटेरियल एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो भी वहां सिग्नल का लॉस हो जाएगा। इसके साथ ही गाइस अगर हमने क्या किया है कि जो लाइट जिसके अंदर, जिस फाइबर के अंदर से लाइट को हम पास कर रहे हैं और उसके अंदर वो क्या कर रहा है, रैंडम डायरेक्शन में अगर बाउंस हो रहा है तो भी क्या होता है, वहां सिग्नल का लॉस होता है। और अगर मैंने फाइबर को बहुत ज्यादा बैंड किया हुआ है तो भी क्या होता है, सिग्नल का लॉस होता है, मतलब अटेन्यूएशन होता है गाइस। तो इतनी सब चीजें मैंने बता दी। इसके बाद गाइस अगर मैं फॉर्मूला, ये अटेन्यूएशन निकालने का फॉर्मूला, मतलब सिग्नल लॉस कितना हुआ है इसको निकालने का फॉर्मूला है गाइस। ये देखो पी ऑफ आई इन, पी इन जो लिखा हुआ है ये पावर इन है, पी आउट मतलब पावर आउट है, और ये 10 मतलब तो जानते हैं, लॉग भी जानते हैं। ये जो एल दिया हुआ है ये लेंथ है,
ये क्या लिखा हुआ, लेंथ ऑफ फाइबर। ओके, ये फॉर्मूला, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। ओके, अटेन्यूएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल मतलब सिग्नल लॉस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आता है गाइस, तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अब न्यूमेरिकल अपर्चर की बात करूं तो न्यूमेरिकल अपर्चर बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस और बहुत ज्यादा आसान है। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, देखो न्यूमेरिकल अपर्चर सिंपल सी बात बता रहा हूं कि लाइट डिफरेंट एंगल पे जो फाइबर है वो कितनी लाइट को एक्सेप्ट करेगा। ओके, डिफरेंट एंगल पे वो लाइट को कितना, ये फाइबर जो है मान लो ये ऑप्टिकल फाइबर है, ओके, कितनी लाइट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसी को उस फाइबर का क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर के अंदर गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल अपर्चर हम किस तरह से निकालते हैं, देखो कोर एंड क्लैडिंग के दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके डिफरेंस और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, न्यूमेरिकल अपर्चर निकल जाएगा। ये दोनों दिया रहता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। ओके, अब कोर ऑफ फाइबर हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर देन क्लैडिंग, ये मैंने पहले ही बताया था कि जो कोर का, अभी मैंने बताया था आपको, अभी पीछे मैंने बताया कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो किसका ज्यादा रहेगा, कोर का ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर मैंने बता दिया कि कितना एबिलिटी है, कितने एबिलिटी से फाइबर लाइट को क्या कर रहा है, डिफरेंट एंगल पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। और न्यूमेरिकल अपर्चर का ये जो फॉर्मूला बहुत काम आता है। अब एक्सेप्टिंग एंगल क्या है गाइस, देखो आप सभी को अभी पता है कि अगर इसके अंदर ये मान लो कोर है, कोर के अंदर अगर लाइट गया, लाइट जाने के बाद अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो समझ लो अपने लिए अच्छा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब सिग्नल लॉस नहीं हो रहा, सिग्नल लॉस मिनिमम हो रहा है, ओके, ना के बराबर हो रहा है। बट अगर यही सिग्नल इसमें से दूसरे मीडियम मतलब कोर से क्लैडिंग में चला जा रहा है तो वहां सिग्नल का लॉस होगा। इसीलिए गाइस यहां अगर मैं एक बीच में एक्सिस बना देता हूं, ये कोर, अब यहां गाइस ये मान लो मिनिमम इतना एंगल है, ये 30 डिग्री, अगर इसके अंदर से कोई लाइट, इतने एंगल में से कोई लाइट अगर ये कोर में से पास हुई तो यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। पर ये 30 डिग्री से बाद में अगर पास हो रही है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये लाइट आगे पास हो जाएगी। और लाइट आगे पास हो गई तो गाइस क्या होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलेगी, मतलब यहां सिग्नल का लॉस हो गया। तो कहने का मतलब जिस एंगल पे लाइट पूरी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगी वही हमारे लिए क्या एक्सेप्टिंग एंगल है गाइस, ये दिमाग में रखना। अगर मैं यहां आपको बताना चाहूं एक्सेप्टिंग एंगल, फाइबर ऑप्टिक्स मैक्सिमम एंगल एट विच लाइट कैन एंटर द फाइबर एंड स्टिल गाइड थ्रू इट, मतलब कहने का मतलब गाइस वही है जो मैंने आपको बताया कि वो वाला एंगल जिस एंगल के अंदर जाने के बाद लाइट कोर के अंदर ही रहे और कोर के अंदर क्या परफॉर्म करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को एक्सेप्टिंग एंगल कहते हैं। और गाइस अगर मैं आपको बताना चाहूं, हाँ, एक्सेप्टिंग एंगल किस पे डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल अपर्चर पे डिपेंड करता, सिंपल सी बात है गाइस, न्यूमेरिकल अपर्चर पे डिपेंड करेगा ना। कि न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब भी क्या था कि कितने डिफरेंट एंगल पे लाइट को फाइबर ऑप्टिक्स क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसी एबिलिटी को न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं, ना। बट यहां हमें क्या देखना था, एक्सेप्टिंग एंगल। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया 30 डिग्री से अगर ज्यादा रहा, मतलब लाइट हमने 31 डिग्री से पास किया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो वहां सिग्नल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला साइन इनवर्स, ओके, ये Na जो लिखा हुआ है ये न्यूमेरिकल अपर्चर है, मतलब ये वाला फॉर्मूला इसके आगे यूज करने का, ये एग्जाम में आता है गाइस। अब गाइस मोड डिस्पर्शन क्या है, मोड डिस्पर्शन मतलब ऑप्टिकल फाइबर में जाने के बाद जो लाइट स्प्रेड हो जाना और स्प्रेड होने की वजह से भी सिग्नल लॉस होता है गाइस। ओके, जैसे लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर गया और जाने का स्प्रेड आउट हो गया, वो फैल गया, तो गाइस इसके कारण भी क्या होता है, सिग्नल लॉस होता है। और इसके कुछ टाइप दिए हुए हैं, इंटरमोडल डिस्पर्शन, वेवगाइड डिस्पर्शन और मटेरियल डिस्पर्शन। अगर इंटरमोडल डिस्पर्शन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है गाइस, जब लाइट ट्रेवल करता है फाइबर के अंदर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो डिफरेंट लाइट मोड, ओके, लाइट के जो डिफरेंट पाथ से जब ट्रेवल करता है और डिफरेंट पाथ से जो ट्रेवल कर रहा है उस सभी को डिफरेंट टाइम लग रहा है। ओके, हर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डिफरेंट मोड से जो लाइट ट्रेवल कर रहा है और हर मोड पे जो ट्रेवल कर रहा है सबको अलग अलग टाइम लग रहा है, और अलग अलग टाइम लग रहा है, इसीलिए वो लाइट क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, और स्प्रेड होने के कारण भी सिग्नल लॉस होता है। ओके, अब दूसरा अगर मैं वेवगाइड डिस्पर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये तो बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर हमने फाइबर का स्ट्रक्चर, शेप और साइज सही तरीके से अगर नहीं बनाए तो भी लाइट क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। ओके,
जो ऑप्टिकल फाइबर, जो फाइबर का स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर नहीं है, उसके कारण भी गाइस क्या होता है, उसके कारण भी हमारा सिग्नल लॉस होता है। अब मटेरियल डिस्पर्शन की अगर मैं बात करूं तो गाइस फिर से वही चीज है कि अगर जो उसमें से लाइट पास होने वाली जो लाइट है वो अगर डिफरेंट वेवलेंथ से अगर पास हो रही है, डिफरेंट जो लाइट के जो डिफरेंट वेवलेंथ है वो डिफरेंट स्पीड से पास हो रही है। ओके, जब क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। और लाइट सिग्नल जब उसमें से पास हो रहा है तो उसके जो डिफरेंट मोड है, हर मोड का अगर स्पीड डिफरेंट हो गया तो भी गाइस क्या हो जाता है, सिग्नल लॉस होता है। तो ये मोड डिस्पर्शन है, ये सभी चीजें। अब इसके बाद गाइस कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत सिंपल तरीके से बताया जाएगा और बहुत आसान तरीके से। इसके अंदर दो ही चीज काम है गाइस, सबसे पहले ट्रांसमिशन और बीच में ऑप्टिकल फाइबर, देन रिसीवर। वैसे रीजनरेटर भी रहता है। रीजनरेटर क्या करता है कि अगर सिग्नल लॉस हुआ है तो उसको एम्पलीफाइड कर देता है। जो सिग्नल लॉस होता रहता है उसको क्या करता है, इंप्रूव करता रहता है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करता रहता है। तो कैसे होता है वो चलो मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं। देखो भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में रहता है, फिर इसके बाद उसको लाइट वेव में कन्वर्ट किया जाता है, लाइट सोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लाइट सोर्स के फॉर्म में जो ट्रांसमीटर, ये सभी काम किसके अंदर होगा, देखो ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल फाइबर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर में क्या किया जाता है, ट्रांसमीटर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट वेव में कन्वर्ट किया जाता है। और लाइट वेव में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं फिर उसको ऑप्टिकल फाइबर में से पास करवाया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर में से पास करवाने के बाद आगे रिसीवर का काम आता है। और बीच में रीजनरेटर भी होता है। रीजनरेटर क्या करता है गाइस पता है, ध्यान से सुनना। रीजनरेटर जो भी सिग्नल का लॉस होता है उसकी क्वालिटी को और इंप्रूव कर देता है और अच्छा कर देता है। तो आगे फिर से ये ऑप्टिकल फाइबर इसमें से आया। अभी यहां क्या था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल था। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सोर्स में हमने कन्वर्ट किया और लाइट सोर्स ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आगे आगे बढ़ा। अब रिसीवर का काम चालू होगा। सबसे पहले फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, बस उल्टा होना स्टार्ट होगा। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था लाइट सोर्स में कन्वर्ट हुआ। अब लाइट सोर्स को फिर से गाइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। और जो भी अगर कुछ लॉस हुआ होगा, एम्पलीफायर उसको क्या करेगा, एम्पलीफाइड कर देगा, मतलब उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा। और इसके बाद फिर से गाइस यहां हमें क्या होगा, फिर से हमें आउटपुट मिल जाएगा। ओके, आउटपुट हमें जो इंफॉर्मेशन है वो हमें पूरी तरह से आगे आउटपुट उस फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, तो गाइस यहां मेन तीन ही चीजें होती है। सबसे पहले ट्रांसमीटर, बीच में ऑप्टिकल फाइबर और लास्ट में रिसीवर। पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद वो लाइट के बाद ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल करता है। फिर इसका फोटो, जो हमारा ये फोटो डिटेक्टर है वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है लाइट से फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर एम्पलीफाइड किया जाता है। एम्पलीफाइड के बाद हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। इस तरह से फाइबर ऑप्टिक सिस्टम काम करता है गाइस। अब आगे ये तो गाइस आप खुद से भी पढ़ सकते हो कि एडवांटेज क्या है, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर किया जाता है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ ही गाइस ये स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है। और कम्युनिकेशन के लिए जो हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए भी ये बहुत हेल्प करता है ऑप्टिकल फाइबर। ये कहीं लॉस नहीं होता गाइस, ये बहुत बहुत हेल्प कर रहा है। लेजर के बाद जब गाइस ये आया था ना तो बहुत सारी चीजों में बहुत हेल्प किया। बहुत सारी चीजें गाइस बताने के लिए, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको इतना ज्ञान दिया जाए। बेटर सिग्नल क्वालिटी, इसके अंदर सिग्नल क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और गाइस एनर्जी इफिशिएंटी, मतलब एनर्जी इफिशिएंसी इसके अंदर बढ़ जाती है। जो भी वहां से सिग्नल दिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, लगभग बहुत अच्छे क्वालिटी में यहाँ मिलता है गाइस। पहले इतना नहीं मिलता था, पर ऑप्टिकल फाइबर आने के बाद क्वालिटी में इंप्रूवमेंट बहुत हुआ है गाइस। ओके, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी सब चीजें हमने